आप प्रोडक्ट कितना ही अच्छा लेके बैठे हो, अगर आप मार्केट उस प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट जो भी मार्केट में और अवेलेबल प्रोडक्ट है उनसे कम है, मेरा बेटर नहीं है, बट मेरी मार्केटिंग अच्छी है, तो क्या मैं उन सबको बीट कर सकता हूँ? एक ऑटो वाला भी आपकी रील देके ओ ताली बजा रहा है, तो अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आपको वो कंटेंट बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो लड़कियां जो कंटेंट बनाती हैं वो जल्दी वायरल होता है लड़कों का नहीं होता लाइक उस लेवल पे, तो क्या ये सच में ऐसा है? कंटेंट वायरल होने का फॉर्मूला क्या है? पार्ले जी कैसे बड़ा ब्रांड बना, तो पार्ले जी कैसे बड़ा ब्रांड बना ये सबको जानना है। मतलब अगर कोई भी इंसान लाइक अपने अकाउंट को बूस्ट कर रहा है तो क्या वो सही है? तो सर अभी जो चल रहा है लाइक जो कोचिंग और मेंटरशिप का रोल है वो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कितना क्रिटिकल है? बहुत सारे फेक प्रोमिस टाइप चल रहे हैं, लाइक 30 दिन में आप 1 लाख अर्न कर लीजिए, 30 दिन में आप 5 लाख अर्न कर लोगे, तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं? नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। आज की डिजिटल दुनिया में हर एक बिज़नेस ऑनलाइन है, लेकिन हर एक बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं है। एसएमई से लेकर स्टार्टअप तक सबका एक कॉमन स्ट्रगल है कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जाए, कैसे अपने बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर हेमंत व्यास, जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एक सेल्स मार्केटिंग कोच हैं। नमस्ते सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सर आप बताइए, जो सेल्स और मार्केटिंग में आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो कहाँ से डेवलप हुआ? देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करूँ तो वैसे तो बचपन से ही मैं थोड़ा सा लीडर टाइप आदमी था, क्लास का मॉनिटर था और नेतागिरी थोड़ी पसंद थी, मतलब इन्फ्लुएंसिंग पावर मेरे को स्टार्टिंग से ही था। 2013 में जब मैं जयपुर आया था इंजीनियरिंग करने, तो मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया था और वहाँ पे फिर मैंने मेंबर्स जो बनाते थे हम, तो वहाँ मैंने 12-12 हज़ार रुपये के मैं पैकेजेस सेल करता था। तो लगभग मैंने 450 लोगों की टीम वहाँ पे बनाई थी मेरी। वहीं से मेरे को इंटरेस्ट आया था सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो सर एंटरप्रेन्योर बनना लाइक कि ये पहले से डिसाइड था या किस पॉइंट पे आके आपने डिसाइड किया लाइफ में कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है? देखो, पहले से तो डिसाइडेड नहीं था क्योंकि हम तो गांव से आए हुए हैं। हाँ। तो जनरली हमारे को तो जो इंजेक्शंस लगते हैं वो सरकारी नौकरी वाले लगते हैं। तो मेरे को आज भी याद है कि जब मैं जयपुर आया था तो ये था कि बीटेक करूँगा 4 साल और उसके बाद जेईएन या ईएन की कोई तैयारी करके सरकारी नौकरी लग जाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो कुछ अपन प्राइवेट जॉब देख लेंगे। तो एंटरप्रेन्योर बनना ये काइंड ऑफ एक्सीडेंट है कि हमने कुछ किया, वहाँ से कुछ हुआ, मज़ा आने लगा, फिर वो विज़न इतना बड़ा बन गया कि वो चीज़ें फिर अपने आप चलती गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी पहले से सोच के ही रखता है कि मुझे बनना ही है। ये तो ओवर द टाइम एक्सीडेंटल चीज़ें होती रहती है और फिर आप कहाँ पहुँच जाते हो ये आपको भी नहीं। हाँ जी, अभी आपने बात करी सर कि हमें तो गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसके इंजेक्शन लगे थे। हाँ। तो अभी भी ये बहुत देख रहे हैं अपने इंडिया में कि गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में लोग अभी भी थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की ओर प्रीफर कर रहे हैं। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? यार, अपनी क्या वो मेंटेलिटी वैसी है ना कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे बचपन से हम यही देखते हैं कि अगर शादी भी आदमी की तब होगी जब सरकारी नौकरी लग जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके रिश्ते नहीं आ रहे। जैसे ही सरकारी नौकरी लग गई, जो उसको पहले मना करके गए थे वही वापस आ गए। तो इस चीज़ को हमने हवा इतनी बना दी ना, और फिर लोग सिक्योरिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं। ठीक भी है बट बहुत हद तक ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि आप एक बात समझो कि कोई बंदा ये सोच रहा है कि मेरे को तो करना ही गवर्नमेंट जॉब है और वो अपने 5-6 साल इसमें वेस्ट कर देता है, मतलब तैयारी करता है, और इन केस नहीं सिलेक्शन होता तो फिर उसका यूँ हो जाता है कि यार अब वो कहीं का भी नहीं रहा। बट अगर वहीं उसका एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट डेवलप हो जाए और वो ठीक है एक साइड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा है, बट साथ के साथ अगर उसका वो माइंडसेट भी हो ना कि यार नहीं तो कुछ अपना खुद का भी तैयारी तो करेंगे, तो एटलीस्ट वो 5 साल बाद ये नहीं होगा कि अब तो क्या करूं, मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो मैं इस चीज़ को बराबर सा ही बोलूँगा कि इतना ज़्यादा भी हमें पागल नहीं होना चाहिए कि हमें तो करनी ही गवर्नमेंट जॉब। और थोड़ा सा मैं सोसाइटी को भी मेरे हिसाब से ये इतना एक हवा नहीं बनानी चाहिए कि शादी भी होगी तब जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी,
और उसमें भी फिर यूँ है कि गवर्नमेंट जॉब लगी भले ही बाबू की है पर उसको दहेज में गाड़ी भी मिल जाएगी, उसको गोल्ड भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हवा बना दी इस चीज़ की। तो सर अभी जो चल रहा है लाइक जो कोचिंग और मेंटरशिप का रोल है वो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कितना क्रिटिकल है? कोचिंग अगर जैसे आप अगर इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि जो ट्रेनर्स मार्केट में है, कोचेस जो मार्केट में है, उनका बिजनेस ओनर्स को कितनी ज़रूरत है? तो आप तो खुद सर क्रिकेटर हैं, तो आप समझते हैं कि कितने भी बड़े आप बन जाओ, कोच आपको हमेशा चाहिए ही होगा। बिल्कुल सर। कोच आपको सिखाता है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं कोच का काम होता है आपको अकाउंटेबल रखना। आप जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, भले आप 24/7 उस चीज़ में है, बट जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कोच आप में वो चीज़ देख लेता है। तो कोच का एक बिजनेस ओनर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो कोच उसको गाइड कर सकता है, जो वो अपने बिजनेस में नहीं सोच सकता वो चीज़ वो कोच सोच सकता है। और एक बिजनेस ओनर को कोच अकाउंटेबल रखता है कि आपको ये करना है, और प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें बता के वो करवा देता है। आजकल हम देख रहे हैं सर कि जो डिजिटल कोचेज हैं या जो मार्केटिंग गुरु हैं आजकल हज़ारों की तादाद में हैं। तो एक सही मतलब कोच चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सही कोच का चुनाव कैसे किया जा सकता है? क्या क्या टर्म्स हैं जो अपन देख सकते हैं एक सही कोच का चुनाव करते हुए? देखो, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि काफ़ी मतलब आजकल ये भी कोचिंग में भी इतने ज़्यादा लोग आ गए क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आपको आज कोच बनना है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको मोबाइल है और एक माइक की भी ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग करोगे वो चालू हो जाओगे। तो एक असली कोच वो है जिसने जो वो चीज़ सिखा रहा है वो खुद ने उसने प्रैक्टिस करी। जैसे मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे बंदा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा होता है, लेट्स से कोई पेरेंटिंग सिखा रहा है, और पता चलता है कि कि उससे पेरेंटिंग नहीं मैनेज हो पा रही। तो जब जो खुद पेरेंटिंग नहीं मैनेज कर पा रहा है वो अब लोगों को अगर पेरेंटिंग सिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। रिलेशनशिप कोच अपने आप को रिलेशनशिप कोच कहता है, बट पता चलता है कि उसकी वाइफ से नहीं बन रही, उसके बेटे से नहीं बन रही। तो एक सही कोच का चुनाव मेरे हिसाब से यही एक पैरामीटर है कि जो आपको वो चीज़ सिखा रहा है किसी हद तक कोई ज़माने में उसने वो चीज़ प्रैक्टिस करी कि नहीं करी। दैट इज़ माई फिलोसॉफी। आजकल सर एक चीज़ और देख रहे हैं, जो बहुत सारे फेक प्रोमिस टाइप चल रहे हैं, लाइक कि एक महीने में मतलब 30 दिन में आप 1 लाख अर्न कर लीजिए, 30 दिन में आप 5 लाख अर्न कर लोगे। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं? यार देखो, इसमें भी अगेन दो पहलू है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में आप 1 लाख नहीं कमा सकते। देयर आर मेथड्स जहाँ पे 30 दिन में 1 लाख नहीं 1 करोड़ तक भी कमाया जा सकता है। ओके। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग की मैं अगर बात करूँ, इफ़ यू हैव गुड बजट्स और आप स्टार्ट करते हैं तो 30 दिन में 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोर्सेज सेलिंग में ही जाते हैं तो 30 डेज में 1 लाख इज़ नॉट अ बिग डील। किसी भी चीज़ में आप डिजिटल एजेंसी की बात कर लो, स्पेशली जो डिजिटल एजेंसी डिजिटल वाला बिजनेस है, इन्फो जो बिजनेस है, उसमें ये चीज़ पॉसिबल है। बट अगेन वहाँ पे भी हमें यही देखना होता है कि जो बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है क्या उसके पास कोई रियल फ्रेमवर्क है, या बस वो एक लीड मैग्नेट उसने बनाया हुआ है कि ये देख के लोग मेरे पास आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, इजीली अचीवेबल चीज़ें हैं। 30 दिन में 1 लाख आराम से कमाया जा सकता है। बट अगेन चीज़ हमें यही देखनी है कि ये किस हद तक वो कौन सी चीज़ बता के हमें बता रहा है, और जो वो बता रहा है वो प्रैक्टिकली हम करेंगे तो वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि सर आप 1 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग चालू कर दो, तो अब 30 दिन में पॉसिबल तो है, बट अगर आप न्यू भी हो तो फिर 30 दिन में नहीं हो पाएगा ना। एक पूरा टाइम लगता है इसका, एक पूरी जर्नी होती है। एक सर आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक बिजनेस ओनर जो भी मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हर एक किसी को लगता है कि उसका प्रोडक्ट बेस्ट है, बट उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सेल्स नहीं हो रही या सेल्स कम हो रही है। तो आपके अनुभव से जो मार्केट फिट जो प्रोडक्ट है वो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए कोई ना कोई कस्टमर्स तो होते ही हैं, बायर्स आपके पास होंगे ही होंगे। द थिंग इज़ कि आपको राइट तरीके से राइट टाइम पे उन तक पहुंचना है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठे हो, कोई भी एग्जांपल फॉर से ये माइक की बात कर लेते हैं। अब ये माइक आप सोच रहे हो कि यार मैंने बेस्ट बना रखा है पर मेरा सेल तो नहीं आ रही, मेरा माइक बिक तो नहीं रहा। बट ये तब बिकेगा ना जब आप इसके यूज़र तक पहुंचोगे, और पहुंचने में भी राइट ऑफर से आप उसको अट्रैक्ट करोगे, और राइट टाइम पे आप एक अर्जेंसी क्रिएट करके उसको क्लोज करो। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मार्केटिंग इज कोर। आप प्रोडक्ट कितना ही अच्छा लेके बैठे हो, अगर आप मार्केट उस प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। तो मार्केटिंग इज़ रिक्वायर्ड अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। मेरा सर एक सवाल था लाइक खुद का कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ कोई प्रोजेक्ट है और वो 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन उसकी मार्केटिंग आपने उस लेवल पे नहीं की, तो क्या वो बिजनेस उस लेवल पे नहीं चल पाएगा जो चलना चाहिए था? देखो, मार्केटिंग अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है तो आपको पहले 100 कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। अब वो आप कैसे भी पहुंचा दो, चाहे आप कोई ऑफर देके पहुंचा दो, फ्री पहुंचा दो, कैसे भी पहुंचा दो, फर्स्ट 100 को आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा दो। और वो फर्स्ट 100 कस्टमर्स को अगर मज़ा आ गया ना आपके प्रोडक्ट में, तो फिर आप ये मानो कि वो फिर वायरल मार्केटिंग हो जाएगी। वो फिर 100 अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे वो, क्योंकि मार्केटिंग आप समझो कि आपने भी अगर 10 में से 7 चीज़ें अगर खरीदी है अपनी लाइफ में, तो वो अपने किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस से या किसी के पास देख के ऐसा ही कुछ लिया होगा। बिल्कुल है कि नहीं? जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये वूप बैंड लिया, तो मैंने तो वूप का कोई ना तो ऐड देखा, ना कुछ मेरे पास कोई वीडियो आया, बट फिर भी मैंने ख़रीदा। मैं कैसे ख़रीदा? मैंने देखा एक क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने कुछ पहना हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा लगा कि यार ऐसी भी कोई चीज़ आती है। फिर मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड इसको यूज़ कर रहा है। अब मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बता। तो उसने मेरे को इतने सारे फ़ायदे गिनाए, ये ऐसे है, इसका ये फ़ायदा है, इसमें रिकवरी मिल जाती है, इसमें हमें स्ट्रेन का पता लग जाता है, स्लीप बहुत एक्यूरेट ट्रैक कर लेता है। मैंने कहा तो बढ़िया चीज़ है यार। तो कहीं ना कहीं वूप डायरेक्टली मेरे तक नहीं पहुंचा, बट उसने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा दिया था और वहाँ से फिर मेरे पास आ गया था। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो रादर देन कि आप बहुत मार्केटिंग तो नो डाउट करनी ही करनी है, बट अगर आप पहले 100 कस्टमर तक भी इजीली अगर पहुंच जाते हो तो फिर आप एक जो माहौल है वो मार्केट में क्रिएट कर सकते हो। और मान लीजिए सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरे को पता है कि अब मेरे को 6 मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, है ना। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट जो भी मार्केट में और अवेलेबल प्रोडक्ट है उनसे कम है, मेरा बेटर नहीं है, बट मेरी मार्केटिंग अच्छी है, तो क्या मैं उन सबको बीट कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट मान लो लेट्स से 10 आउट ऑफ 6 है, तो यस डेफिनेटली आप सेल्स कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आपको रेफरल और रिपीट कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट एवरेज है तो हो सकता है कि आपका रिपीट रेशियो है वो कम होगा, बट मार्केटिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली बिकेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने भी देखे होंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर भी किया था माचा टी। ओके तो माचा टी भी मैं ऐसे ही इन्फ्लुएंस हुआ कि यार हेल्दी प्रोडक्ट है, एनर्जी बूस्ट करती है, बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देती है। इतने सारे फ़ायदे देख के मंगवाया मैंने, और फिर पता चला कि यार ये तो अपने घर पे ही जो हम हर्बल, जो पता नहीं मेरे को अभी एग्जैक्ट वो जड़ी बूटी का नाम याद नहीं आ रहा, बट एग्जैक्ट टेस्ट मैंने पहले किया हुआ है। तो मैंने कहा यार ये तो वही चीज़ है जो अपने घर पे अपन रेगुलरली वैसे ही पी लेते हैं, 40-50 रुपये में आ जाती है, बट अब उसको मार्केट और उसकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसको 500 में मैंने ख़रीद लिया। बट वो 10 आउट ऑफ 4-5 ही थी, प्रोडक्ट 10 आउट ऑफ 4-5 ही थी, तो मैं उसको ना तो रिपीट करूँगा और ना ही किसी को बोलूँगा कि भाई तू ले। तो अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है और आप मार्केटिंग में थोड़े से भी वीक हो तो आपका काम हो जाएगा, बट प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है और मार्केटिंग आपकी ज़बरदस्त है तो एक बार तो सेल कर दोगे, रिपीट और रेफरल नहीं ला पाओगे। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास मार्केटिंग का बजट 0 है, तो मेरे लिए फर्स्ट 3 स्टेप क्या होने चाहिए मेरी सेल्स बढ़ाने के लिए? ओके, तो देखो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कुछ तो कनेक्ट्स होते ही हैं। तो पहला जो तरीका है दैट इज़ कि आपको अपने कनेक्ट्स में जो भी आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर
सेव होंगे कई सारे लोगों के, लिंक्डइन पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होंगे, व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए होंगे। तो जितने भी कनेक्शंस में आपके लोग हैं, आपको उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए, नंबर 1 तरीका। नंबर 2, आजकल बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक, मतलब कोई भी 10 मिनट में ये कर सकता है। होता क्या है, जैसे मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट लेना है तो मैं गूगल करता हूँ, स्पेशली लोकल बिजनेसेस के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो मैं गूगल करता हूँ कि ड्राई क्लीनर नियर मी। तो अब अगर मेरे बगल वाले ड्राई क्लीनर ने अपने आप को गूगल पे लिस्ट किया हुआ है, जो कि 10 मिनट में वो इजीली कर सकता है, गूगल पे लिस्ट किया हुआ है और 20-25 5 स्टार रिव्यूज़ अगर उसने करवा लिए, तो बिना कोई पैसा दिए वो गूगल के टॉप पे आ जाएगा। तो ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा अब जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में गया और आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आप अपने कस्टमर को ही बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट जिसको काम आता है ना, उनसे कनेक्ट करो। तो अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है तो वो डेफिनेटली आपको रेफरेंस देगा ही देगा, रिपीट ऑर्डर भी देगा ही देगा। तो ये 3 तरीके हैं जो आप कर सकते हो बिना मार्केटिंग में पैसा डाले। जी सर, आपको लगता है कि जो इंडिया में जो बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, लाइक आपको लगता है उनके पीछे एक रीज़न है, या तो उनकी सेल्स कम है, नहीं हो पा रही, लाइक कोई सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही, या फिर उनका जो मार्केटिंग डिसिप्लिन है वो वीक पड़ रहा है? देखो, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट कोर रीज़न की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केटिंग और सेल्स ही मेजर रीज़न होता है किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को फेल होने में। क्योंकि आप एक बात समझो, मान लो कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, अब मैं कब तक नॉन प्रॉफिटेबल उस बिज़नेस को चला पाऊँगा? और मैं प्रॉफिटेबल तभी हो पाऊँगा जब मेरे को सेल्स अच्छी हो रही है और मार्जिन मेरा बच रहा है। और सेल्स अच्छी होने के लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और एक बार अगर मेरे को इनफ्लो आने लग गया, तो जैसे कई लोग कहते हैं कि यार प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बन जाती है जब आपके पास बजट्स होते हैं। और बजट्स आपके पास तभी होंगे जब आपकी सेल्स होगी। तो मेरे हिसाब से द की रीज़न कि लोग स्टार्टअप्स या बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, दैट इज़ मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग नहीं है तो फिर आपकी सेल्स नहीं है। जी सर, आपके अकॉर्डिंग कोई भी लाइक हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल न्यू कमर है, लाइक बिल्कुल किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके अकॉर्डिंग वो बहुत हैवी फाइनेंशियली उस पर इन्वेस्ट होना चाहिए या फिर कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? अब देखो, ये तो वैसे तो डिपेंड करता है सामने वाले के पास क्या कैपिटल है, किस लेवल का वो बिज़नेस कर रहा है। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने आज तक जितने भी बिजनेसेस किए हैं स्टार्ट में, तो मैंने सारे 0 बजट के साथ स्टार्ट किए। ओके। मैंने कभी भी किसी बिज़नेस में पैसा नहीं डाला। मैंने लेट्स सपोज जब पहली बार मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया था, तो ट्रेनिंग मैंने ऐसे चालू किया था कि एक मेरा दोस्त था जो बोला, हेमंत भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो मैंने कहा यार अकेले को तो मैं कैसे सिखाऊं। तो बोला एक काम करते हैं, मेरे साथ 2 बंदे और हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 2 बंदे तेरे साथ है, एक मेरे को और भी कह रहा था, 4-5 बंदों को मैं तेरे रूम पे आके ही पढ़ा दूंगा। तो उन 5 जनों से जो फीस मेरे को आई, उस फीस से मैंने ऑफिस लिया और ऑफिस का फर्नीचर करवाया। फिर इससे पहले मैंने जो एजेंसी स्टार्ट करी थी वो भी मेरा ऐसा ही था, उसमें भी कोई कॉस्टिंग नहीं थी। पहले एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, जैसे प्रोजेक्ट आने लगे धीरे धीरे उसी को फिर मैं री इन्वेस्ट करता गया। अब भी मैंने एक बड़ा सेटअप लगाया, उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बट वो इन्वेस्टमेंट भी मैंने मेरे बिजनेस में से ही किया है। जैसे एक बिजनेस ओनर्स को मैंने मार्केटिंग सिखाना चालू किया, तो वहाँ से जो भी अर्निंग मेरे को, वो सारा का सारा मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा फंडामेंटल तो यही कहता है कि कम बजट के साथ आप स्टार्ट करो, वहीं से अर्न करके बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ सर हम और देख रहे हैं, लाइक आजकल इंडिया में स्टार्टअप का एक बहुत ज़्यादा चलन आ गया है। तो जितने स्टार्टअप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा स्टार्टअप फेल होके बंद भी हो रहे हैं। तो उनके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कम थी या फिर कोई और रीज़न था उनके पीछे? देखो, मोस्टली स्टार्टअप तो इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास सेल्स नहीं थी। अगर कोई स्टार्टअप सेल्स अच्छी कर रहा है और प्रॉफिटेबल कर रहा है, प्रॉफिटेबल अगर सेल्स कर रहे हैं तो वो चलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो काम तो कमाने के लिए ही कर रहे हो ना। अब आप इन्वेस्टर के पैसे से कब तक
काम चला लोगे। इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस में कब तक इन्वेस्ट करके रखेगा, या नया इन्वेस्टर भी कब इन्वेस्ट करेगा, जब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है। और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी तभी होगी जब आपकी नंबर ऑफ सेल्स बड़ी अच्छी हो जाएगी। और सेल्स अच्छी होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपकी मार्केटिंग। तो इवेंचुअली आप मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं, और मार्केटिंग में फेल होने की वजह से सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, और सेल्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सर, जो सोशल मीडिया ग्रोथ है उसके लिए वायरल्स रील्स बनाना ज़रूरी है, या फिर जो टारगेटेड कंटेंट होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, अगर सोशल मीडिया ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप अगर नंबर्स की बात कर रहे हो कि 1 मिलियन फॉलोवर, 10,000 फॉलोवर, 100K फॉलोअर्स, तो वहाँ तो आपको ऐसा कंटेंट ही बनाना पड़ेगा जो मास ऑडियंस को अपील करता है। एक ऑटो वाला भी आपकी रील देखे ओ ताली बजा रहा है, तो अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आपको वो कंटेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपको मोनेटाइज करना है अपने सोशल मीडिया को, पैसा वहाँ से बनाना है, तो फिर आपको नीश कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे सर, आप थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाओगे अच्छे से कि नीच कंटेंट के लिए, मतलब अगर उनको मोनेटाइज करना है तो कौन से कंटेंट पे उनको फोकस करना चाहिए? हाँ, तो देखो, जैसे वायरल अगर मान लो फॉलोअर्स हमें चाहिए, तो फिर ऐसे कंटेंट जो आम जनता को अपील करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं लेट्स सपोज मार्केटिंग में अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूँ, तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं ये बताऊँ कि ये 5 चीज़ें करके आप अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हो। तो अब यहाँ मैंने स्पेसिफिक टारगेट कर दिया बिजनेस ओनर को, राइट। बट वहीं अगर मैं बोलूँ कि पार्ले जी कैसे बड़ा ब्रांड बना, तो पार्ले जी कैसे बड़ा ब्रांड बना ये सबको जानना है, तो वो है कंटेंट फॉर मास ऑडियंस। तो ऐसे अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे को रीच ज़्यादा मिलेगी। और स्पेसिफिक टू बिजनेसेस कि ये फनल आपको 1 लाख तक स्केल कर देगा, या ये तरीके की एड आपको अच्छी लीड जनरेशन देगी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करने के लिए ये 5 तरीके करो। तो ये वाले कंटेंट जो है ये स्पेसिफिक टू एक टारगेट मार्केट है कि मैं बिजनेस ओनर्स को सिखा रहा हूँ कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो वहाँ से मेरे को लीड्स बड़ी अच्छी आएगी, बट हो सकता है नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स मेरे मिलियंस में ना जाए। एक सर बहुत ज़्यादा और सुनने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे जो लड़कियां जो कंटेंट बनाती हैं वो जल्दी वायरल होता है, लड़कों का नहीं होता लाइक उस लेवल पे। तो क्या ये सच में ऐसा है? मतलब ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कंटेंट मैटर करता है। देखो, कई बारी मैं मेरे कोर्सेज में बताता हूँ कि कंटेंट वायरल होने का फॉर्मूला क्या है। तो नंबर 1 फॉर्मूला है वो है कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो ऑडियंस को पसंद है। तो अब उसमें चाहे लड़का भी अच्छा कंटेंट बना रहा है तो वो वायरल होगा। जैसे एक अकाउंट है मैं काफ़ी टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसमें ना तो कोई एडिटिंग होती है ना कोई शूटिंग क्वालिटी होती है, बट उसकी हर रील 5 मिलियन से ज़्यादा जाती है। किशोर मोंदल नाम है लड़के का, छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारे गाने गाता है। तो उसके कंटेंट में दम है। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है आपका दैट इज़ कंटेंट। अब लड़कियां भी जो वायरल जा रही तो वो भी तो कंटेंट ही है नहीं क्या? तो फर्स्ट इज़ कंटेंट, सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, कि आपका कंटेंट भले ही कितना ही पावरफुल है बट आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रख रहे हैं तो भी आप पीछे हो जाएंगे। उसका क्या लॉजिक है कि मान लीजिए आपने आज एक वीडियो डाला और आप वायरल हो गए और आपके उस पर 100K व्यूज़ आ गए, और उस 100K व्यूज़ से मान लीजिए कि 1000 लोगों ने आपको फॉलो कर लिया। अब जब आप दूसरा कंटेंट डालेंगे कल या परसों, तो परसों अगेन सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम या जो भी चैनल है, वो आपके उन 1000 लोगों को वापस से आपका वीडियो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली बार आपका कंटेंट लाइक किया था। तो जब उनको दिखाएगा तो वो आपकी उनकी फीड में आप आने लग गए। अब आप मान लो तीसरी बार रील नहीं डाल रहे हो, तो जब आप नहीं डाल रहे हो तो उसने तो 1000 और भी तो लोगों को फॉलो किया हुआ है। तो जब आप नहीं डालोगे तो कोई और डालेगा, तो कोई और डालेगा तो कोई और उसकी फीड में आएगा। अब जब कोई और उसकी फीड में आ रहा है तो उसको लाइक करेगा, तो जब अब उसको लाइक वो कर रहा है तो अगली बार उसकी रील उसको दिखेगी, तो आप उसकी फीड से गायब हो गए। तो कई लोग जो कहते हैं मेरे अकाउंट की रीच ख़त्म हो गई, रीच व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बहुत है, तो उसका कारण एक ये है कि कहीं ना कहीं हमने कंसिस्टेंसी को मिस कर दिया था, जिसके कारण से हमने हमारे कस्टमर की या हमारी ऑडियंस की फीड में से हमने वो
जो हमारा जगह थी वो हमने ख़त्म कर दी। एंड थर्ड कारण आता है, दैट इज़ आपकी फिर एडिटिंग, शूटिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें आपके थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट इज़ कंटेंट, सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड में बाकी जितनी चीज़ें हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी एडिटिंग कैसी है, आपका मतलब बाकी जितनी भी चीज़ें, जो भी एल्गोरिदम हम बोलते हैं, वो सब तीसरे नंबर पे। तो सर आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया पे जो क्रिंज कंटेंट डालना चाहिए या फिर वैल्यूबल कंटेंट डालना चाहिए? क्योंकि क्रिंज कंटेंट है वो वैल्यूबल कंटेंट से ज़्यादा वायरल चलता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कंटेंट पे फोकस करना चाहिए हमें? ओके, तो देखो क्रिंज कंटेंट जो देखने वाले लोग हैं वो एक अलग तरीके के लोग हैं। जनरली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, बिल्कुल ठाले बैठे रहते हैं, जिनको चीप कंटेंट पसंद है, वो आपकी ऑडियंस होगी जब आप क्रिंज टाइप के कंटेंट डालोगे। और वैल्यूएबल जब आप डालोगे तो आपको अच्छे थॉट प्रोसेस वाले लोग आपको फॉलो करेंगे, जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी होगी, जो आपके साथ बिजनेस भी कर पाएंगे। तो क्रिंज कंटेंट डाल के आप व्यूज़ तो ला सकते हो, फॉलोअर्स भी ला सकते हो, बट एक आपकी जो इमेज है वो कभी भी नहीं बन पाएगी, आप अथॉरिटी कभी भी नहीं बना पाओगे। बट वहीं अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे, हो सकता है आपके फॉलोअर्स जहाँ क्रिंज वाले के 1 मिलियन है, आपके 100 के ही होंगे। जहाँ उसके 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, आपके हो सकता है 100-200 के ही व्यूज़ आ रहे होंगे। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी बात करोगे तो आपके पास बेटर ब्रांड डील्स आ रहे होंगे, आपको बेटर पे कर रहे होंगे, और आपकी ऑडियंस भी आपको रेस्पेक्ट ज़्यादा दे रही होंगी एज़ कम्पेयर टू दोज क्रिंज टाइप वाले क्रिएटर्स। एक सर सोशल मीडिया पे एक चीज़ और बार बार सुनने को मिलती है कि लाइक कि किसी का अकाउंट डेड हो गया, या फिर किसी की अकाउंट की रीच डेड हो गई, या चैनल डेड हो गया। तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में चैनल पे रीच नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता है। चैनल डेड हो जाते हैं कई बारी। अब वो चैनल डेड होने के भी कारण क्या होते हैं कि कई बार हम ऐसे कंटेंट डाल देते हैं या कुछ ऐसी गाइडलाइंस या ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर देते हैं जो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई बोट फॉलोअर्स बाई कर लिए कभी, या हमने हमारा अकाउंट कोई ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लिया जो ऑथोराइज्ड नहीं है, या फिर हमने लेट्स से कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश कर दिया जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम करते हैं, या कई बारी ऐसा भी होता है कि आपका कुछ मोमेंट के लिए अकाउंट हैक हो जाता है, और वहाँ पे हैकर्स कुछ क्रिप्टो और इस तरीके के कंटेंट प्ले कर देते हैं। अब आप अपील कर रहे हो, अपील करके कंटेंट अकाउंट तो आपका वापस आ जाएगा, बट वो जो उसकी रीच है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी। तो सर आपके हिसाब से जो एक स्टार्टअप है उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, आपको क्या लगता है उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ को छोड़ के कब पेड एड्स पे स्विच करना चाहिए? मेरा थोड़ा इसमें उल्टा मानना है। मेरा ये कहना है कि आप अगर स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको स्टार्ट ही पेड से करना चाहिए। ओके, यस। क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है कैश फ्लो की। और अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे तो आपका कैश फ्लो बड़ा स्लो आएगा। चाहे आप कोई सा भी मीडियम ले लो, बहुत स्लो आपका कैश फ्लो आएगा। और वहीं अगर आप पेड से स्टार्ट करोगे तो आपको इमीडिएटली कैश फ्लो आपके बिजनेस में दिखने लग जाए। तो शुरुआत आप पेड मार्केटिंग से करो, फिर धीरे धीरे आप ओमनी चैनल प्रेजेंस अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अभी सर जैसे पेड जो एक सोशल मीडिया पे पेड ऐड और चलता है ना, कि पेड ऐड से आपका अकाउंट लाइक बूस्ट हो रहा है, क्या वो सही है? मतलब अगर कोई भी इंसान लाइक अपने अकाउंट को बूस्ट कर रहा है तो क्या वो सही है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एक बड़ा मार्केट में मिथ है। मतलब बहुत सारे जो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम कोचेज है वो ये कहते हैं कि आप अपने मेन अकाउंट पे कभी भी ऐड मत चलाओ क्योंकि आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो अब बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ओनर, हमने ऐसे क्रिएटर्स के भी अकाउंट्स पे ऐड चलाए हैं जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एड्स मीन्स कि हम उसके कोर्सेज सेल करने के लिए एड्स चलाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जब एड्स चल रहे हैं तो भी उनके अकाउंट की जो ऑर्गेनिक रीच है वो हैम्पर होने की बजाय उसको बूस्टअप मिल रहा है। फिर एक और हमने अकाउंट ऐसे ही ट्रायल के लिए देखा, तो उस पर भी हमने इनिशियली बूस्ट करके चेक करा तो 50K के आसपास हमारे फॉलोअर्स बूस्ट से हो गए थे। देन फिर ऑर्गेनिक हमारे अच्छे व्यूज़ आने लग गए। अब इंसान जब अपनी प्रोफाइल की बात आती है तो रिस्क कम लेना चाहता है, सोचता है ये तो चलो अपन रिस्क ले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट खुद की प्रोफाइल पे लगता है कि यार
कोई प्रूवन हो तो ही काम करें। बट फिर मैंने भी ये सोचा कि यार ये मिथ अगर ख़त्म करना है तो एक बार क्यों ना अपनी प्रोफाइल पे ही अपन करके देखते हैं। मैंने पहले मेरा मिथ था कि बूस्ट से ऑर्गेनिक रीच ख़त्म हो जाएगी। लगभग 100 वीडियोस डाले, जो मेरे वीडियोस देखता था सब इतनी तारीफ़ करता था कि यार भाई बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत अच्छी एडिटिंग है, बहुत अच्छा ये है वो है। पर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, ना व्यूज़ आ रहे थे। व्यूज़ 500-600 पे आके अटक जाते थे। इससे मैं परेशान भी खूब होता था, होके बंद कर देता। मैंने कहा छोड़ रहे यार, नहीं करना है। फिर एक दिन ऐसे ही जची कि चलो बूस्ट करके देखते हैं। अपन ने जब अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे भी ऐड चला रहे हैं और कोई ऑर्गेनिक में ख़त्म नहीं होता तो बूस्ट करते हैं। मैंने 4 रील्स मेरी बूस्ट करी। वो 4 रील्स पे बूस्ट से मैंने 30K के आसपास के व्यूज़ आए मेरे। फिर मैंने 5वीं रील जो डाली ना, उस रील पे ऑर्गेनिकली 80K व्यूज़ आ गए। और अब जो मेरा एवरेज 500 हुआ करता था, वो एवरेज अब मेरा 4000-5000 हो गया। तो मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ मेरे अकाउंट की रीच 100x इंक्रीज हो गई जब मैं बूस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लो, इट इज़ प्रूवन। मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया कम से कम 7 से 8 अकाउंट पे। और पहले जहाँ हम हमारे कस्टमर्स को गारंटी नहीं दिया करते थे फॉलोअर्स की, रीच की, अब हम गारंटी देते हैं कि भैया गारंटेड आपको हम ग्रो करवा देंगे, क्योंकि अब वो कोड हमने क्रैक कर लिया। तो सर ये एक मिथ है कि लाइक अगर हम अपनी पोस्ट को या अकाउंट को बूस्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रोथ रुक जाएगी। 100% ये मिथ है। और ये मिथ भी क्यों है इसका भी मैं आपको जो मैंने सोचा है कि ये कारण हो सकता है। क्योंकि देखो जो कोचेस इंस्टाग्राम सिखाते हैं उनके पास वो ऑडियंस आती है जिनके पास बूस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है। अब अगर वो बोलेंगे कि बूस्ट करके आप करो तो शायद कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट उस ऑडियंस का ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोस्पेक्टिव को सोचते हुए बहुत सारे सो कॉल्ड कोचेस ने ये मिथ मार्केट में फैला दिया कि यार बूस्ट करने का बोलो ही मत लोगों को। जबकि मैं नाम नहीं लूँगा ऑन कैमरा, कई सारे क्रिएटर्स या जो कोचेस है जो इंस्टाग्राम सिखाते हैं वो अपने कोर्स में कहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनिक प्रोफाइल अलग रखो, ऐड की प्रोफाइल अलग रखो, ओके, और बूस्ट मत करो। ऑर्गेनिक वाली को बूस्ट करोगे तो रीच डाउन हो जाएगी, जबकि उसके खुद के ऐड चल रहे होते हैं। तो सर एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि जैसे हमने अपने अकाउंट पे बूस्ट किया, अपना अकाउंट बूस्ट किया, रील बूस्ट करी, तो जो सोशल मीडिया अकाउंट है अपना, भले वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो ऐसे सुनने को बहुत मिलता है कि उसके बाद यूट्यूब इंस्टाग्राम उस अकाउंट की रीच को कम कर देता है। देखो सर, आप अगर एल्गोरिदम समझते हो तो फिर आपको ये डाउट ही नहीं आएगा। जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम या कोई भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम क्या कहता है कि जब भी आप कोई कंटेंट पब्लिश करते हो वो कंटेंट पहले 100 लोगों को दिखाया जाता है। वो 100 लोग अगर आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो फिर अगले 100 या 1000 लोगों को दिखाया जाता है। और ऐसे करते 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 आपका कंटेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। और जब बहुत सारे लोगों तक कंटेंट पहुंचता है और वो आपके अकाउंट से इंगेज होते हैं, तो अगली बार जब आप कंटेंट डालते हैं तो फिर वो कंटेंट उन लोगों तक वापस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब आप ये समझो कि जब आप अपना चैनल स्टार्ट ही कर रहे हो और आपके पास कोई ऑडियंस ही नहीं है और आप कंटेंट डाल रहे हो, तो वो कैसे पहुंचेगा इतने लोगों तक। तो वहीं अगर आप थोड़ा सा बूस्ट कर देते हो अपने अकाउंट को, तो बूस्ट करके जब आप बूस्ट करोगे तो बहुत सारे अकाउंट्स तक आपके चैनल की रीच पहुंचेगी। और जब रीच पहुंचेगी और आप अगला कंटेंट आप डालोगे तो वो उन लोगों तक आपका कंटेंट जाएगा ही जाएगा जिन्होंने आपके पहले वाले कंटेंट पे रिएक्ट किया था। अब ये इंस्टाग्राम पे तो मैंने खुद ने ट्राई किया है, यूट्यूब पे मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए ट्राई किया है। मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैंने अभी तक ऐड नहीं चलाए हैं यूट्यूब पे, बट क्लाइंट्स के लिए हम चलाते हैं। और मतलब मेरे को आज तक ऐसा नहीं दिखा कि रीच ख़त्म हो रही है। आई डोंट नो, ना तो इनका कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट है यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का कि भैया आप बूस्ट मत करो नहीं तो हम रीच डाउन कर देंगे। ये तो एक क्रिएटर्स ने ही मिथ फैला दिया। अब मेरे हिसाब से जो मेरे को आइडेंटिफाई हुआ कि वो कोर्स बेचने के चक्कर में कि भैया बूस्ट कर दोगे तो रीच हो जाएगी, और जब आपकी रीच हो जाएगी तो हमारे से कोर्स क्यों खरीदोगे। तो
हो सकता है वो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया हो, बाकी मैंने पर्सनली ट्राई किया है कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट अगर आपका दमदार है तो लोगों तक पहुँचेगा। सर एक सोशल मीडिया का एक बहुत ही मतलब पॉपुलर एक वर्ड है कि आपका जो कंटेंट है अगर वो एल्गोरिदम में आ गया तो आपकी रील वायरल हो जाएगी। तो ये एल्गोरिदम होता क्या है? तो देखो, एल्गोरिदम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक बंच ऑफ डेटा को आपका कंटेंट दिखता है पहले, अब वो डेटा जैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से आपके कंटेंट की रीच मल्टीप्लाई होती है। अब ये एल्गोरिदम में आ गया या क्या हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैटर क्या करता है, दो मैट्रिक्स आप देख लो। पहला आपके वीडियो का हुक रेट क्या है और दूसरा आपका होल्ड रेट क्या है। ये दो मैट्रिक्स अगर आपकी ज़बरदस्त है ना तो आपका कंटेंट जाएगा ही जाएगा, वो फैलेगा ही फैलेगा, और यही एल्गोरिदम है। हुक रेट तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपका वीडियो, हम कैसे चलाते हैं इंस्टाग्राम, यू है ना, तो हुक रेट क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यूं किया और आप मेरे को सामने आए, अब पहले 3 सेकंड 5 सेकंड में आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि मैं हुक हो गया उस पर। तो जब 100 लोगों को आपका वीडियो दिख रहा है, उन 100 में से कितने लोग आपके अकाउंट पे हुक हो रहे हैं, दैट इज हुक रेट। तो ये 50% से ज़्यादा अगर आपके पर्टिकुलर वीडियो पे है तो चांसेस है कि वो वीडियो अच्छा जाएगा। एंड देन सेकंड इज होल्ड रेट। होल्ड रेट का मतलब क्या होता है कि आपका वीडियो मान लो 1 मिनट का है या 40 सेकंड का है, तो जब हुक तो बंदा हो गया पहले 4 सेकंड सुन के, आगे जो आपने दूसरी लाइन बोली है, तीसरी लाइन बोली है, चौथी लाइन बोली है, उस लाइन में आप ऐसा क्या बोल रहे हो कि आप अपने कस्टमर को हुक करके होल्ड करके रख रहे हो। तो वो होल्ड रेट अगर आपका अच्छा है, 50, 60, 70% तक अगर है, तो चांसेस है कि आपके वीडियोस अच्छे जाएंगे। अब जिनके मिलियंस जाते हैं, मैंने ऐसे अकाउंट्स देखे हैं, हम मैनेज भी करते हैं, उनकी हुक रेट 70% प्लस होती है, होल्ड रेट 80% प्लस होती है, तो वो कंटेंट में मिलियंस व्यू जाते हैं। तो ये दो मैट्रिक्स आपने देख ली, तो यही एल्गोरिदम है, मान लो। तो अब कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो आप ये देख लो कि पहला जो 3 सेकंड में बोल रहा हूँ वो दमदार है क्या, और आगे जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो दमदार है क्या। और ये देखने के लिए अब ऐसे तो हमें कैसे पता पड़ेगा, तो जो आप स्क्रिप्ट बोलने वाले हो उसको ये देख लो कि ये स्क्रिप्ट अगर मेरे सामने आए तो क्या मैं इस रील को सेव करूँगा और क्या मैं इस रील को किसी को शेयर करूँगा, किसी को शेयर करूँगा तो किसको करूँगा। ये 2-3 चीज़ें आपने देख ली तो आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा और आपको किसी एल्गोरिदम के फेर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंटेंट वायरल जाएगा। सर एक जो CAC होती है वो क्या होती है, अगर हमारी ऑडियंस को आसान भाषा में समझाना चाहें तो? ओके, तो CAC बेसिकली मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको कैक बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना पैसा लगा है। तो जनरली आप देखते हैं कि जो आजकल के नए स्टार्टअप्स है, जो ब्रांड्स होते हैं, तो ये हेवी इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, या फिर और भी प्रमोशनल ऑफर्स, बाय 1 गेट 1, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये बेसिकली कैक, इनका मानना है कि भले हमारा कैक एक बार ज़्यादा आ जाए बट हम LTV से पैसा कमाएंगे। अब LTV होता है लाइफ टाइम वैल्यू, कि मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है 1000 रुपये का और मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कस्टमर रिपीट ले सकता है, रिकंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो मैं मेरे पहले कस्टमर को लाने में भले 5000 रुपये लगा दूंगा। तो एक कस्टमर को लाने के लिए 5000 रुपये अगर इनके लगे तो 5000 है इनका कैक, और वो कस्टमर से फिर ये ज़िंदगी भर जो कमाएंगे वो है इनका LTV, कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। तो बेसिकली कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो आप मार्केटिंग एफर्ट्स डालते हैं उसमें जो आपका पैसा लगता है उसको कैक बोलते हैं। जी सर, एक जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी 3 ऐसी स्किल होती हैं, 3-4 ऐसी स्किल्स होती हैं जो उनको मार्केट में मतलब कंटिन्यू रेलेवेंट बनाए रखें? ओके, तो मतलब आप पूछ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर को कौन सी ऐसी स्किल्स है जो मास्टर करनी चाहिए? हाँ, जी। ओके, तो जैसे मैं अगर मेरी लाइफ की बात करूँ जो मेरे को थोड़ा आगे लेके आई है लाइफ में, तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो अगर हमारे में वो नहीं है तो हमें कम्युनिकेशन पे मास्टरी करनी चाहिए। सेकंड मैंने देखा वो है
रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, कि आप लोगों से कितना अच्छा रिलेशन बना पाते हैं। लेट्स से कि आप अगर एक अच्छे रिलेशन बनाने वाले बंदे हैं तो आप अच्छी टीम बना पाएंगे, आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी स्किल होनी चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप कितना बेटर अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 स्किल तो बेसिक्स है कि हर एक किसी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए अगर उसको बहुत आगे जाना है। सर आपने जो अभी अपनी जो डिजिटल और स्टार्ट की, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? किस लाइफ के किस मोड़ पे आपको लगा कि मेरे को ये स्टार्ट करनी चाहिए, और वो स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? ओके, तो देखो डिजिटल ऑरिक्स ऐसा कोई प्लान्ड बिजनेस नहीं था कि मैं जब छोटा था तब से मेरा सपना था कि मैं ये करूँगा, ऐसा कोई प्लान्ड नहीं था। लाइफ में धक्के खाते गए और हर एक धक्के से कुछ ना कुछ सीखते गए, और जब जो मिला वो शुरू कर दिया था। तो 2017 की बात है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था। सीखते सीखते फिर मेरे को क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, और जब 3-4 क्लाइंट्स मिल गए तो मुझे लगा कि यार अब मैं अकेला नहीं हैंडल कर पा रहा, तो फिर मैंने टीम बिल्डिंग करना चालू कर दी थी। और तभी बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में नाम आ गया डिजिटल ऑरिक्स, तो फिर डिजिटल ऑरिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एज सच मतलब कोई ऐसे प्लान्ड बिजनेस नहीं था, बट शुरू हो गया। और जब शुरू किया तो उसके बाद फिर हमारे विजन्स बनना स्टार्ट हुए कि हम क्लाइंट्स को अच्छी वैल्यू दें, उनको ROI दें। और जब हमने शुरू किया था तब ना फेक चीज़ें भी बहुत चल रही थी कि लोग पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके सर्विसेज नहीं डिलीवर कर रहे। तो वहाँ फिर हमने ये सोचा कि एक ऑथेंटिक हम सर्विसेज देंगे, जहाँ पे अगर कस्टमर हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम 3 गुना रिटर्न उसको मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जिनमें पीछे जनरेशन इन्वॉल्व हैं, पुश्तैनी मतलब उनके बिजनेस में जो चले आ रहे हैं बहुत टाइम से। आपको क्या लगता है कि अभी जो मतलब डिजिटल हो गया, लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ें डिजिटल हो गई, तो आपको क्या लगता है अब उनको डिजिटल प्रमोशन के लिए आना पड़ेगा, या उनका वैसे भी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? ओके, तो देखो जब हम स्टार्ट ही कर रहे थे हमारा कॉन्वर्सेशन, तब मैंने एक बात बोली थी कि यू नीड 100 कस्टमर्स। 100 अगर आपके पास कस्टमर्स है और आपके प्रोडक्ट में दम है, और एनी विच वे आप उनको रिटेन कर पा रहे हैं, उनसे रिपीट ऑर्डर ले पा रहे हैं और उनसे रेफरल्स ले पा रहे हैं, तो वैसे आपको मार्केटिंग की, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो आपका काम ही नहीं चलने वाला है। आप अपने 100 कस्टमर्स को बेस्ट सर्व कर रहे हो तो आपका काम चलता रहेगा। तो ये ऐसी ही कुछ कहानी ट्रेडिशनल बिजनेसेस की है कि रादर देन बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड करें, वो अगर अपने कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे काम करेंगे तो वो कस्टमर्स ही उनके लिए मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। बट यस, ट्रेंड के साथ हमें चलते रहना चाहिए। तो हमारी ओमनी प्रेजेंस तो ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि हमारे पास तो कस्टमर्स है और हम उन्हीं से कर रहे हैं और हम ना वेबसाइट बनाएंगे ना कुछ करेंगे। वो आपकी अथॉरिटी, लेट सपोज कि आपके पास अगर 100 कस्टमर्स रेफरल से आ रहे हैं और आप अगर ओमनी प्रेजेंस अपनी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ओमनी प्रेजेंस हमें रखनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपके पास हज़ारों का डेटाबेस है, कुछ भी हो, ओमनी प्रेजेंस जरूरी है। बट आपको लगता है सर आजकल जो इतने नए नए बिजनेस स्टार्टअप हो रहे हैं, है ना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको मतलब मार्केटिंग कराना एक आपकी मजबूरी ही बन गया है बिजनेस की, क्योंकि बिना मार्केटिंग के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आजकल हर दूसरे दिन 1000 स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो एक मार्केटिंग आपकी मजबूरी बनता जा रहा है धीरे धीरे। सर मार्केटिंग मजबूरी नहीं है, मार्केटिंग तो कंपलसरी है। ओके, मार्केटिंग तो आपको करनी है, अदरवाइज़ तो आप मतलब बिना मार्केटिंग के कैसे अपने प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचा पाओगे, और जब पहुंचा ही नहीं पाओगे तो कस्टमर खरीदेगा कैसे। तो मार्केटिंग तो अगर आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में नहीं भी कंपटीशन है ना, तो भी आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग इज़ नॉट मजबूरी, इट इज़ कंपलसरी, और ये करनी चाहिए। आजकल सर AI बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बट AI से लोग अभी भी डर रहे हैं। लोगों को अभी भी डाउट है कि AI से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? यार देखो, वैसे तो प्राइवेसी जो है ना वो मिथ है,
आपका माइक्रोफोन आपको ट्रैक कर रहा है, आपका वेब कैम आपको ट्रैक कर रहा है, तो वैसे भी कुछ प्राइवेट तो रहा ही नहीं है। आपकी व्हाट्सएप चैट भी तो ट्रैक मतलब है ना किसी कंपनी के पास। तो पर्सनल तो एज सच कुछ रहा नहीं है, प्राइवेट नाम का जो शब्द है वो बचा नहीं है। एआई अगर आप इस माइंडसेट से ऑप्ट नहीं कर रहे हो कि यार प्राइवेसी है, मेरा डेटा चला जाएगा, तो आप ये समझो कि जो एआई आपके बिजनेस में कर सकता है वो आपका काम नहीं हो पाएगा। यू वॉन्ट बिलीव, जो काम हमारे 10 कॉपीराइटर मिलके करते थे, कंटेंट राइटर जो मिलके 10 लोग काम करते थे, वो काम हमारा एक राइटर कर रहा है। तो उस एक बंदे की प्रोडक्टिविटी 10x हो गई। अब अगर मैं ये सोचूं कि यार हमारी प्राइवेसी चली जाएगी, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो फिर टीम बढ़ाते रहो, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हेडेक बढ़ती रहेगी। तो एआई आपको 100% करना चाहिए ऑप्ट। आपके बिजनेस में वो ज़माने सर अब ख़त्म हो गए जहां आपको 100 करोड़ 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए हज़ारों 2000 लोगों की टीम चाहिए होगी। अब आप अकेले भी एक 100 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो अगर आप एआई को तरीके से यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग सर अभी भी मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में एआई मतलब ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, एआई हेल्पफुल है या फिर डेंजरस है? सर दोनों ही पहलू है, हम किस तरीके से इसको ले रहे हैं वो रहेगा। मान लो कि अगर मैं मेरे बिज़नेस को स्केल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए हेल्पफुल है। जैसे पहले मैं खुद पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाता था, डिज़ाइनिंग का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, इमेज जनरेशन का आइडिया नहीं है, तो वो सब मैं खुद करने लग गया, प्रेजेंटेशंस में बनाने लग गया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एआई बहुत हेल्पफुल है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकता है। बट इसका एक और जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवर डिपेंडेंसी है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अब एआई का सपोर्ट लेने लग गए। तो जो हमारा थिंकिंग कैपेसिटी है वो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप देखो कि कोई ज़माना था जब हमें रास्ते याद रहते थे, एक बार अगर किसी रास्ते पे चले गए तो हमें रास्ते मतलब अपने को तो हमने तो वो ज़माना नहीं देखा, बट हमारे फादर साहब को याद रहते थे, अगर किसी एक जगह वो चले गए तो रास्ते वो भूलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट होके नहीं गए। और हम अब कैसे जा रहे हैं, मैं आपके यहाँ आया हूँ, यहाँ हम कम से कम पिछले 10 सालों में 1000 बार आ चुके होंगे, उसके बावजूद भी हम गूगल मैप चला के आए। क्यों? क्योंकि इसने वो हमारा जो रास्ते याद करने वाला पावर था ना वो ख़त्म कर दिया, डिपेंडेंट हो गए ना हम इस पे। तो वैसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर एआई को यूज़ कर रहे हैं और दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ 100% एआई करना चाहिए, बट हर छोटी छोटी बात के लिए नहीं करना चाहिए। जी, और आखिर में सर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, यू कैन नॉट मेक इट। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर मैं तो इस बात से 0% एग्री करता हूँ क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे शरीर पे कहीं कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ था कि भाई तू एंटरप्रेन्योर ही बनेगा। तो ये सब चीज़ तो ना धक्के खाते खाते होती है, मतलब सब कोइंसिडेंट होते हैं कि मैं जयपुर आया, आके मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, फिर वहाँ पे हार्ड वर्क किया, चीज़ें समझ में आई, विज़न बड़ा हुआ, फिर बिज़नेस करने का सोचा, किया, बहुत सारे हर्डल्स आए, उनको फेस किया, गिव अप नहीं किया, काम करते गए करते गए करते गए। तो एंटरप्रेन्योर्स ना धक्के खा खा के एंटरप्रेन्योर बनता है, ना कि कोई ठप्पा लगा हुआ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एंटरप्रेन्योर का बेटा है तो वो एंटरप्रेन्योर ही बनेगा, या फिर एंटरप्रेन्योर्स तो पैदा ही होते हैं, ये सब धक्के खा के बनते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।